जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 5th सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट का चैप्टर 3 देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है राष्ट्रवाद पर गांधी और टैगोर जी के विचार के बारे में। अर्थात गांधी जी राष्ट्रवाद के प्रति क्या सोचते थे, उन्होंने कौन कौन सी उनकी योग्यताएं रहीं या क्या योगदान रहा उनका गांधी जी का टैगोर का राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने में। इस चैप्टर में हम इस चीज़ को देखेंगे। इसके पहले के चैप्टर्स अगर आपने नहीं देखे हों तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीए 5th सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट क्लासेस, जहां पर आपको सिलेबस के साथ साथ सभी क्लासेस आपको वहां पर उपलब्ध हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ वीडियो लाइक ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि आपको देखते हैं हम कमेंट आप करते हैं कि सर नेक्स्ट चैप्टर दीजिए, और साथ ही साथ वीडियो आप देखते भी हैं पूरा, लेकिन आप वीडियो लाइक नहीं करते हैं। तो वीडियो लाइक कर दिया करिए। नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर आपकी सभी क्लासेस आपको क्या मिल जाएंगी, वहाँ पर नोट्स मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले गांधी जी के विचारों के बारे में, उनका योगदान क्या रहा राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने में, राष्ट्र जागृत में उनका क्या एक प्रकार से योगदान रहा, उसको अच्छे से देखेंगे। ये चैप्टर जो है लोगों को विचारों को समझना है, तो इसलिए आप बस सुनते जाइए लास्ट तक। वीडियो अगर आप देख लेंगे एक बार, तो आप पूरा वीडियो अगर देख के जाएंगे तो पेपर में आया गांधी जी के या टैगोर जी के विचार के बारे में लिखने का आप सुने रहेंगे, अच्छे से बना कर भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक बार बस उनके विचारों को आपको सुनना है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान की बात करें अगर हम, तो सबसे पहले हम उनके बारे में जान लेते हैं। महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम के तृतीय चरण अर्थात 1919 से 47 के युग के प्रमुख नेता थे वे तृतीय चरण के। कौन? गांधी जी स्वतंत्रता संग्राम के। इन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया, अर्थात अपना जीवन पूरा लगा दिया उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए। उन्होंने बहुत से आंदोलन किए, राष्ट्र जागृत की भावना लोगों में के मन में डाली। महात्मा गांधी जो हैं, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ये बात तो सभी लोग आप जानते होंगे कि उनका जन्म कहाँ पे हुआ था और कब हुआ था। उनके पिता राजकोट के दीवान थे और माता एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। 1887 ईस्वी में मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद बैरिस्ट्री की परीक्षा पास करने के लिए वे इंग्लैंड गए। भारत लौटने पर उन्होंने वकालत आरंभ कर दी। एक मुकदमे के सिलसिले में वे 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका चले गए और लगभग वहाँ 20 वर्ष वह रहे थे। वहाँ उन्होंने काले गोरे का भेद जो था देखा उन्होंने, और अंग्रेज भारतीयों का जो वहाँ पर बसे हुए थे किस प्रकार से अपमान करते थे, इन सभी बातों को उन्होंने देखा कि किस प्रकार जो अंग्रेज हैं भारतीय जो वहाँ पर रह रहे हैं उनका किस प्रकार से अपमान कर रहे हैं। सभी चीज़ों को उन्होंने देखा और गांधी जी को स्वयं अनेक बार अपमानित होना पड़ा था, काले गोरे के भेद में अपमानित होना पड़ा था। अफ्रीका में चल रही रंग भेद नीति के खिलाफ उन्होंने सत्याग्रह चलाया और उन्हें भरपूर सफलता मिली। सबसे पहले उन्होंने अफ्रीका में जब गए वह यह सभी चीज़ें सभी समस्याएं उन्होंने देखी, तो रंग भेद नीति के खिलाफ उन्होंने सत्याग्रह चलाया और उसमें उन्हें भरपूर सफलता मिली थी। जनवरी 1915 ईस्वी में वे भारत वापस आए थे। कब आए थे भारत वापस? आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जनवरी 1915 ईस्वी में वे भारत वापस आ गए थे। भारत आकर वे गोखले के संपर्क में आए और उन्हें अपना राजनीतिक गुरु उन्होंने बनाया। गोखले के संपर्क में आने के बाद गांधी जी ने भारतीय राजनीति में भाग लेना आरंभ कर दिया था। जब गांधी जी यहाँ पर आते हैं, उन्होंने गोखले जी को अपना क्या बनाया? गुरु बनाया। क्योंकि जब वह आए थे भारत में तो उससे पहले ही कांग्रेस का निर्माण हो चुका था, कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी, जो कि 1885 में हुई थी। ए.ओ. ह्यूम ने उनकी स्थापना की हुई थी। बम्बई में इसकी स्थापना हुई थी, कांग्रेस की स्थापना। फिर उसमें 2 दल बन गए थे, गर्मपंथी और नरमपंथी। और नरमपंथी के जो सबसे बुजुर्ग थे वे थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले जी को ही महात्मा गांधी जी ने अपना गुरु बनाया था। प्रथम महायुद्ध में अंग्रेजों की महात्मा गांधी ने पर्याप्त सहायता की। अंग्रेजों की सबसे पहले जब प्रथम युद्ध हुआ तो उसमें बहुत सहायता महात्मा गांधी ने अंग्रेजों की थी। क्यों की थी? वे इंग्लैंड गए और वहां निवास करने वाले भारतीयों से अंग्रेजों की सहायता करने की अपील की। वहां जो इंग्लैंड में
गए वहाँ पर, और वहाँ पर जो भारतीय रहते थे उनसे भी अपील की कि आप इंग्लैंड अंग्रेज़ों का मदद करें। उन्हें इस बात का विश्वास था कि इस युद्ध में यदि भारतीय अंग्रेजी की सहायता करते हैं तो युद्ध समाप्ति के पश्चात अंग्रेज उन्हें स्वराज दे देंगे। वह सोचते थे कि अगर भारतीय लोग अर्थात हम लोग, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें गांधी जी ने बहुत मदद की थी अंग्रेज़ों की, वह सोचते थे कि जब यह समाप्त हो जाएगा युद्ध तो अंग्रेज जो होंगे हमें स्वराज्य दे देंगे, अर्थात स्वतंत्र कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था, जिसके पश्चात उन्होंने जब समझ लिया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला तो उन्होंने बहुत से आंदोलन फिर किए अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए। इस युद्ध में कांग्रेस ने राज्य भक्ति का पर्याप्त परिचय दिया था। कांग्रेस ने भी बहुत मदद की थी अंग्रेजों की। गांधीवादी विचारधारा या गांधी दर्शन के बारे में हम जानते हैं तो उनकी विचारधारा क्या थी। गांधी जी के विचारों और शिक्षाओं को प्रायः गांधीवाद के नाम से पुकारा जाता था। जो गांधीवाद जी जो अपना विचार प्रस्तुत करते थे, अपनी शिक्षाओं को लोगों को देते थे, तो उनकी शिक्षा और विचारों को लोग गांधीवाद के नाम से पुकारा करते थे। परंतु गांधी जी का कहना था, मैंने कोई वाद या संप्रदाय नहीं चलाया था। गांधी जी कहते हैं कि ये जो आप लोग बात कर रहे हैं, मैंने कोई भी वाद या संप्रदाय नहीं चलाया है। 1936 ईस्वी में सावली में गांधी सेवा संघ के सदस्यों के समक्ष भाषण करते हुए गांधी जी ने कहा कि गांधी जी वाद नाम की कोई चीज़ नहीं है और ना ही अपने पीछे मैं ऐसा कोई संप्रदाय छोड़ जाना चाहता हूँ। मैं कदापि यह दावा नहीं करता कि मैंने किन्हीं नवीन सिद्धांतों को जन्म दिया है। मैंने तो अपने निजी तरीके से शाश्वत सत्यों की दैनिक जीवन और उसकी समस्याओं पर लागू करने का प्रयत्न मात्र किया है। मैंने समितियां बनाई हैं, जिन परिणामों पर पहुंचा हूं वे अंतिम नहीं हैं। अभी और भी हमें लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। गांधी जी का क्या विचार था, वह जो भी विचार देते थे, जो भी शिक्षा देते थे, लोग उन्हें गांधीवाद के नाम से बोला करते थे। लेकिन गांधी जी ने कहा, मैंने कोई भी वाद या संप्रदाय नहीं बनाया है और ना ही मैं ऐसा चाहता हूं कि कोई संप्रदाय मैं अपने पीछे छोड़ जाऊं। मैं बस अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता हूं और बहुत सी समितियां मैंने बनाई हैं और जिसके परिणाम भी मुझे मिले हैं, और यह कोई अंतिम हमारी समिति या परिमाण या परिणाम नहीं है। हमें और भी समितियां बनानी है और अपने लक्ष्य की अर्थात स्वतंत्रता की प्राप्ति करनी है। गांधी जी के इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि उनके विचारों का प्रवाह किसी एक निश्चित धारा में नहीं है। उनके शब्दों में, मुझे संसार को कुछ भी नया नहीं सिखाना है। सत्य और अहिंसा इतने ही पुराने हैं जितनी कि इस देश की पहाड़ियाँ हैं। वह कहते हैं कि सत्य और अहिंसा जितना पुराना है जितना कि इस देश की पहाड़ियाँ पुरानी हैं। मैंने केवल व्यापक आधार पर सत्य और अहिंसा के क्षेत्रों में अपनी शक्ति के अनुसार परीक्षण करने का यत्न किया है। मेरा दर्शन, जिसे आपने गांधीवाद का नाम दिया है, सत्य और अहिंसा में निहित है। आप इस गांधीवाद के नाम से पुकारें क्योंकि इसमें कोई वाद तो नहीं है। इसे आप गांधीवाद के नाम से न पुकारें। गांधी जी के राजनीतिक विचार अगर हम देखें तो गांधी जी व्यक्तिवादी तथा अराजकतावादी विचारक थे। वे राज्य की शक्ति के विरोधी थे। वह किसी एक राज्य को शक्ति नहीं प्रदान करना चाहते थे। उनके अनुसार वह सरकार सर्वोत्तम होती है जो कम से कम शासन करे। जब कम से कम शासन करेगी तो उसके मन में रहेगा कि जब मैं अच्छा कार्य करूँगा फिर से मुझे शासन मिलेगा, नहीं तो कोई भी वहाँ पर किसी भी प्रकार का भय नहीं रहेगा अगर कम से कम शासन किसी व्यक्ति को मिलेगा, किसी सरकार को मिलेगा। वे राज्य के कार्य क्षेत्र के विस्तार को नहीं पसंद करते थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि लोगों को अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। उन्होंने राजनीति में आध्यात्मिकता को प्रविष्ट कराया। वे केंद्रीकृत सत्ता के प्रबल विरोधी और विकेंद्रीकरण के समर्थक थे। विकेंद्रीकृत सत्ता से उनका अभिप्राय यह था कि ग्राम पंचायतों को अपने गांव का प्रबंध और प्रशासन करने के सब अधिकार दे दिए जाएं। वह केंद्रीकृत सत्ता नहीं चाहते थे। वह चाहते थे कि जो ग्राम पंचायत है उसको अपने गांव का प्रबंध और प्रशासन करने के जितने भी अधिकार होते हैं दे दिए जाएं। उनके अनुसार राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रवाद का विरोधी नहीं है। महात्मा गांधी जी क्या कहते थे, जो राष्ट्रवाद है वह अंतर्राष्ट्रवाद का विरोधी नहीं है। वे कहते हैं,
मेरे विचार से बिना राष्ट्रवादी हुए अंतर्राष्ट्रवादी होना असंभव है। अंतर्राष्ट्रवाद तभी संभव हो सकता है जबकि राष्ट्रवाद एक यथार्थ बन जाए। वे लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के समर्थक थे और उन्हें निर्वाचन तथा प्रतिनिधित्व की प्रणाली में विश्वास था। वे अधिकारों के प्रबल समर्थक थे। उनके शब्दों में अधिकारों का वास्तविक स्रोत कर्तव्य ही है। कोई व्यक्ति अपना कर्तव्य करेगा तो उसे उसके अधिकार प्राप्त होंगे, वह ऐसा कहते थे। यदि हम सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें तो अधिकार हमसे दूर नहीं रह जाएंगे, अर्थात हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। गांधी जी के आर्थिक विचारों की अगर हम बात करें तो गांधी जी औद्योगिक क्रांति और केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था के विरोधी थे। वह औद्योगिक क्रांति नहीं चाहते थे और ना ही केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था चाहते थे। गांधी जी के द्वारा कुटीर उद्योग धंधों पर आधारित एक ऐसी विकेंद्रित अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किया गया है जिनके अंतर्गत प्रत्येक गांव एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करेगा। वह चाहते थे कि जो जितने भी गांव हैं वे अलग अलग एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करें। वे भारत के विकेंद्रित अर्थव्यवस्था ही सर्वोत्तम मानते थे। वे विनाशकारी और मानव शोषण को प्रोत्साहित करने वाली मशीनों का प्रयोग सर्वथा त्याज्य समझते थे। आर्थिक विषमता का अंत करने के लिए उन्होंने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर बल दिया था। ट्रस्टीशिप सिद्धांत क्या होता है? ट्रस्टीशिप सिद्धांत के अनुसार धनिकों को चाहिए कि वे धन को अपना न समझकर समाज की धरोहर समझें और उसमें से अपने ऊपर निर्वाह मात्र के लिए खर्च करते हुए शेष धन समाज की धरोहर समझें। जितना भी उन्हें लाभ प्राप्त हो अपने पर्याप्त मात्रा में वह अपने लिए रखें, बाकी शेष धन जो बचे वह समाज की धरोहर समझें और उसमें से अपने ऊपर निर्वाह मात्र के लिए खर्च करते हुए शेष धन समाज हित कार्यों में लगाएं। आर्थिक समानता उनके रचनात्मक कार्यक्रम का एक अंग थी। वे सामाजिक न्याय के समर्थक थे तथा सच्चे अर्थों में वे समाजवादी थे। उनके अनुसार व्यक्ति को स्वयं अपनी संपत्ति की सीमित कर त्याग की नीति अपनानी चाहिए। जितना उनके कोई भी व्यक्ति हो, वह चाहते थे जब कोई भी व्यक्ति हो उतना ही धन रखे जितने में उसका जीविकोपार्जन हो जाए, एक अच्छी जिंदगी जी पाए। बाकी जो भी उसके पास धन हो त्याग की नीति अपनाए, उसे त्याग कर दे, अर्थात जिसको ज़रूरत हो धन उसे दे दे। उनकी विचारधारा में ऐसी आर्थिक विचारधारा निंदनीय है जो जनता का शोषण करके कतिपय लोगों के हाथ में संपत्ति केंद्रित कर दे, अर्थात जनता गरीब होती जाए और कुछ लोग ही अमीर हो जाएं, ऐसा वह कदापि नहीं चाहते थे। गांधी जी ने सर्वोदय की योजना द्वारा सबकी उन्नति और विकास के विचार को जन्म दिया था। और अगला हम पढ़ेंगे अंग्रेजी माध्यम की आलोचना, अर्थात महात्मा गांधी जी किस प्रकार अंग्रेजी शिक्षा के लिए विरोध करते थे। महात्मा गांधी बालकों को शिक्षा उत्तर मातृभाषा के माध्यम से देने के पक्ष में थे। उनके विचार में यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ के पढ़े लिखे अंग्रेजी भाषा के प्रयोग में एक प्रकार का गौरव का अनुभव करते हैं। अर्थात वह समझते थे कि यह हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ हमारे भारत देश की जो संस्कृति है उसको छोड़कर, हमारी स्वयं की राष्ट्र जो भाषा है उसको छोड़कर अंग्रेजी भाषा को पढ़ने में अगर हम गर्व महसूस करते हैं तो हमारे भारत देश के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात कोई नहीं हो सकता। अंग्रेजी शासकों की एक विदेश भाषा है। अंग्रेजी जो है वह शासकों की एक विदेशी भाषा है, अतः उसके प्रयोग पर बल देना अपनी गुलामी की भावना को प्रदर्शित करता है। वह कहते हैं जो अंग्रेजी भाषा है एक प्रकार से वह शासकों की विदेशी भाषा है। अगर हम उसको सीखने में बल लगाते हैं, अपना बल देते हैं, तो एक प्रकार से हम अपनी गुलामी की भावना को प्रदर्शित करते हैं। उनके शब्दों में अगर हम कहें तो करोड़ों को अंग्रेजी की शिक्षा देना उन्हें गुलामी में डाल देना है। मैकाले ने शिक्षा की जो बुनियाद डाली वह सचमुच गुलामी की बुनियाद थी। उसने इसी इरादे से अपनी योजना बनाई थी। यह कितने दुख की बात है कि हम स्वराज्य की बात भी पराई भाषा में करते हैं, अपने राज्य को स्वतंत्रता दिलाने की बात भी हम दूसरे लोगों की भाषा में बात करते हैं। आपको समझना चाहिए कि अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी शिक्षा लेकर हमने अपने राष्ट्र को गुलाम बनाया हुआ है। अंग्रेजी शिक्षा से दम, राग, जुल्म वगैरह बढ़े हैं। अंग्रेजी शिक्षा पाए हुए लोगों ने प्रजा को ठगने में और उसे परेशान करने में कुछ ही कसर उठा नहीं रखा है, अर्थात हर प्रकार से शोषण यहाँ की जनता का उन्होंने किया है।
अगर हम अंग्रेजी शिक्षा पाए हुए लोग उसके लिए कुछ करते हैं तो उसका हम पर जो कर्ज बढ़ा हुआ है उसका कुछ हिस्सा ही हम अदा कर पाते हैं, अदा करते हैं। यह हमारे गांधी जी के जितने भी विचार थे, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक जितने भी विचार थे और राष्ट्रवादी में उनकी क्या योगदान थे, इन सभी बातों को हमने पढ़ा। हमने पहले ही बताया था आपको बस ध्यान से सुनना है, समझने योग्य बातें कम हैं, आप ध्यान से सुन लेंगे तो आपको सभी बातें याद हो जाएंगी। अब हम पढ़ेंगे टैगोर के राष्ट्रवादी विचार कौन कौन से हैं, उनके राष्ट्रवादी विचार क्या हैं। इसको अच्छे से पढ़ें क्योंकि ये जो टैगोर जी हैं एक प्रकार से वो लेखक थे, कवि थे, तो उनके बारे में जो बातें हैं थोड़ा शब्द यहाँ पर क्लिष्ट प्रयोग किए गए हैं, उनकी भाषा में यहाँ पर आपको समझाने का प्रयत्न किया जाएगा। तो उनकी भाषा को बस ध्यान से सुनिए और अपनी भाषा में आप लिखिएगा कि टैगोर के राष्ट्रवादी विचार क्या हैं। रविंद्र के हृदय में भारत के लिए गहरा, हार्दिक तथा उत्कट प्रेम था। एक बात आप जरूर कमेंट करके बताएं कि टैगोर जी ने क्या लिखा हुआ था अपने भारत देश के लिए, जो गर्व की बात है, उन्होंने क्या चीज़ लिखी हुई थी, उनकी कौन सी रचना जो हम हमेशा प्रयोग करते हैं, जो हमारे लिए गर्व की बात है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, नहीं जानते तो कमेंट करके आप पूछिएगा, आपको कमेंट में बताया जाएगा, लेकिन आप खोज करने का प्रयास ज़रूर करिएगा। ये बहुत ही सामान्य प्रश्न है आपके लिए, अवश्य आप सभी लोग जानते होंगे। उन्हें अपनी जन्मभूमि से, अपने पूर्वजों की शक्ति तथा स्फूर्तिदायिनी वसुंधरा से गहरा अनुराग था, अर्थात तो वह अपनी जन्मभूमि से अधिक प्रेम करते थे। 1905 से 1906 में उनकी देशभक्तिपूर्ण वाणी संपूर्ण बंगाल में व्याप्त हो गई। उन्होंने भारत माता को विश्व मोहिनी कहकर अभिनंदित किया, किंतु उसकी संवेदनशील आत्मा की क्रांतिकारी तथा अराजकतावादी कार्यों से सहानुभूति नहीं हो सकती थी। 1907 में के बाद टैगोर ने अपने साहित्यिक तथा शैक्षिक कार्यों तक सीमित रखा। वह राजनीतिक दल एक प्रकार से छोड़ देते हैं, राजनीति में प्रतिभाग वह कम करते हैं, अपनी साहित्यिक और शैक्षिक कार्यों तक ही सीमित रहते हैं। यदा कदा उन्होंने राजनीतिक समस्याओं पर भी अपने विचार व्यक्त किए हैं, किंतु राजनीति में सक्रिय भाग लेना उन्होंने बंद कर दिया। अपनी गहरी देशभक्ति के बावजूद वे उस अवैयक्तिक राजनीतिक राष्ट्रवाद को अंगीकार न कर सके जिसका स्वरूप यूरोप तथा जापान में देखने को मिलता है। रविन्द्रनाथ को मनुष्य के आध्यात्मिक साहचर्य में विश्वास था। उन्होंने मानव जाति के महान संघ की कल्पना की हुई थी। उन्होंने एक प्रकार से महान संघ की, मानव जाति की कल्पना की हुई थी, इसलिए वह राष्ट्रीय राज्य के आदेशों का पालन करने के लिए तैयार नहीं थे। राष्ट्रवाद जो है पृथकत्व का पोषण करता है और आक्रामक उग्रता विश्व की सभ्यता के लिए एक खतरा है, वह कहते थे। देखिए आपको यहाँ पर शब्द जो है क्लिष्ट मिल रहे होंगे, लेकिन बातें आपको समझ में आ रही होंगी। बस ध्यान से लास्ट तक बने रहिए, जिससे आपको पूरा विचार इनके जो मत हैं एक प्रकार से आपको समझ में आ जाए। राष्ट्रीय अहंकार संकीर्ण कल्पना तथा आध्यात्मिक संवेदनशीलता के अभाव का परिणाम है। वह शासितों की इच्छा तथा और संपत्ति को महत्व न देकर साम्राज्यवाद तथा उग्र राष्ट्रवाद को जन्म देता है। साम्राज्यवादी शक्ति की मनोमत्तता के परिणाम स्वरूप उपनिवेशी जगत में बर्बरता के भयंकर कृत्य किए जाते हैं। इसलिए टैगोर जनता के पक्षधर थे, न कि राष्ट्र के। वह जनता के पक्षधर थे एक प्रकार से, वह राष्ट्र के पक्षधर नहीं थे। उन्हें भारत की जनता की आत्मा के पुनरुद्धार में विश्वास था। भारत एक अमर आध्यात्मिक शक्ति थी और है, किंतु वे राष्ट्र को देवता मानकर पूजने के विरुद्ध थे। वह राष्ट्र को देवता नहीं मानते थे, वह उसके विरुद्ध थे। वे समझते थे कि राष्ट्रवाद का धर्म संवेदना हर लेने वाली औषधि की भांति खतरनाक है। वह मनुष्य की चिंतन शक्तियों को कुंठित कर देता है और वे उन सत्ताधारियों का विनम्र दास बना देता है जो दूरस्थ उपनिवेशों से लाभ बटोरने के उद्देश्य से उत्पादन की दैत्याकार व्यवस्था की रचना करते हैं। संगठित राष्ट्रवाद मनुष्य की आध्यात्मिक संवेदन शक्ति पर तुषारापात कर देता है। परिणामतः वह जीवन में वास्तविक उद्देश्य अर्थात प्रेम, नैतिक स्वतंत्रता और आध्यात्मिक सामंजस्य के महान आदर्शों के प्रति अंधा हो जाता है। राष्ट्रवाद आधुनिक पूंजीवादी साम्राज्यवाद राज्यों का युद्धघोष है। ये राज्य मानव के या मनुष्यों की संवेदना शक्तियों को क्षीण और कुंठित कर देते हैं।
जिससे वे स्वेच्छा से शासक वर्गों द्वारा रचे हुए युद्धों में अपने आप को झोंकने के लिए तत्पर रहे। अतः टैगोर ने राष्ट्र पूजा के स्थान पर ईश्वरीय राज्य की नागरिकता के धर्म का उपदेश दिया। उन्होंने राष्ट्रवाद को संगठित सामुदायिकता और यांत्रिक लोलुपता बतलाया और उसकी भर्त्सना की। विषाक्त स्वदेशिकता वसुंधरा को रक्त पंकिल बना डालती है और स्वार्थ, मोह तथा हिंसापूर्ण तमिश्रा से इतिहास को दूषित करती है। और इसीलिए उन्होंने सार्वभौम मानवतावाद की शक्तियों को उन्मुख करने के लिए प्रचार किया। उनका कहना था कि अंतर्निहित मानवीय शक्तियों के बंधन तोड़ना आवश्यक है। रविन्द्रनाथ ने आक्रामक वाणिज्यवाद और उग्र विजय लोलुपता की, जिसे पश्चिम के देशों में अपना धर्म बना रखा था, घोर निंदा की। उनकी जो उन्होंने अपना धर्म बना रखा था उसका उन्होंने घोर निंदा किया था। पाश्चात्य राष्ट्रों के बाह्य राजनीतिक संबंध विश्वासघात, भयंकर ईर्ष्या तथा रोग मूलक भय पर आधारित थे। जो पाश्चात्य राष्ट्रों के बाह्य राजनीतिक संबंध थे वह विश्वासघात, भयंकर ईर्ष्या तथा रोग मूलक भय पर आधारित थे और प्रेम का स्थान संदेह तथा अस्त्र शास्त्रों ने ले लिया था। 1919 में जब पंजाब हत्याकांड पर विवाद चल रहा था, उस समय ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने जिस हृदयहीनता का परिचय दिया उससे टैगोर की आत्मा को भारी वेदना हुई। जब 1919 में पंजाब हत्याकांड हुआ उसमें जिस प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने एक प्रकार से लोगों की हत्या करके हृदयहीनता का परिचय दिया था, उससे टैगोर की आत्मा जो है वो उसमें भारी वह हर्ट हो गए, उनको दुख हुआ। अपनी इस वेदना को व्यक्त करते हुए उन्होंने C.F. एंड्रूज को एक पत्र में लिखा था। उन्होंने क्या लिखा था? उन्होंने बर्बरता, क्रूरता और निर्लज्जता पूर्वक क्षमा कर दिया है। उनके भाषणों से यह बात स्पष्ट है कि उनके समाचार पत्रों में भी इस बात की प्रतिध्वनि मिलती है। उनका यह रवैया गर्हित एवं भयावह है। आंग्ल भारतीय शासन के अंतर्गत हमारी जो अपमानजनक स्थिति है उसकी अनुभूति पिछले 50 अथवा उससे भी अधिक वर्षों से दिन प्रतिदिन अधिक कटु होती आई है। फिर भी हमें एक बात से सांत्वना थी, हमें विश्वास था कि अंग्रेज जाति न्यायप्रिय हैं, जो कि पंजाब में जो हत्याकांड हुआ 1919 में उससे उनका विश्वास हट गया। उसकी आत्मा को शक्ति के विष की घातक मात्रा ने दूषित नहीं कर दिया, क्योंकि इतनी मात्रा उस अधीन देश में ही उपलब्ध हो सकती है जहाँ की जनता का पुंसत्व कुचल कर उसे पूर्णतः असहाय बना दिया। अर्थात 1919 में जो जलियांवाला कांड हुआ था, जलियांवाला बाग कांड, जिसमें बहुत से भारतीय लोगों को गोली मरवाकर जनरल डायर ने मरवा दिया था, तो वह ऐसी जनता में ही हो सकता है जिसका एक प्रकार से आत्मसम्मान कुचल कर उसे गुलाम बना लिया गया हो। किंतु विष हमारी प्रत्याशा से कहीं अधिक गहरा हो गया था और ब्रिटिश राष्ट्र के मर्मांगों पर आक्रमण कर चुका था। टैगोर ने पश्चिमी जातियों की साहसी प्रवृत्ति और वैज्ञानिक उत्सुकता की सराहना की थी और वे पश्चिम के स्वतंत्रता, विधि तथा कार्यकुशलता के आदर्शों के भी प्रशंसक थे। यह सत्य है कि पश्चिम के स्वतंत्रता और नागरिक दायित्व तथा चेतना का अधिक ऊंचा आदर्श प्रस्तुत किया था, किंतु पश्चिम में राष्ट्रवाद के नाम पर जिस संगठित लुटेरेपन का आचरण किया जा रहा था उसकी टैगोर ने कटु आलोचना की थी। पश्चिम की साम्राज्यवादी शक्तियों की मानवभक्षी सभ्यता जो एशिया तथा अफ्रीका के राष्ट्रों का रक्त चूस रही थी, विश्व के लिए एक भारी खतरा थी। उसकी राक्षसी क्रूरता तथा रक्त पिपासु प्रेत की सी लूट की लालसा उन्होंने कंपैरिजन करके एक प्रकार से समझाने का प्रयास किया है। जिस प्रकार वह लोगों को मार रहे हैं राक्षसों की तरह, यह कोई अच्छी बात नहीं है। इससे लगता है कि उसकी नैतिक चेतना जो है वह भ्रष्ट कर दिया था और इसलिए वह पूर्व के लिए भयंकर खतरा बन गई थी। टैगोर लिखते हैं कि राजनीतिक सभ्यता जिसका उद्भव यूरोप की आत्मा से हुआ और जिसने सारे विश्व को बाहुल्य से उगने वाले खरपतवार की भांति पदाक्रांत कर रखा है, बहिष्करण की प्रवृत्ति पर वो आधारित है। जब इस सभ्यता का उत्कर्ष हुआ और उसने विश्व के महाद्वीपों को निगलने के लिए अपने भूखे जबड़े खोले
उसके पहले भी संसार युद्ध लूटमार होती थी, राजतंत्रों का परिवर्तन होता था, फलस्वरूप विपदाएं आती थी, किंतु ऐसी भयावह और असाध्य लोलुपता का दृश्य नहीं दिखाई देता था। पहले भी अर्थात युद्ध होता था, लेकिन ऐसे लोगों को बिना मतलब के, बिना किसी रीजन के मारा नहीं करते थे। ऐसी जो भयावह स्थिति दृश्य दिखाई दे रही है, ऐसा कभी पहले देखने को नहीं मिला था। वह कहते हैं कि लोलुपता दृष्टि यह जो राष्ट्र द्वारा राष्ट्र का ऐसा समग्र भक्षण, पृथ्वी के बड़े बड़े खंडों को काट कर मलीदा बनाने की ऐसी विशालकाय मशीनें, ऐसी भयंकर ईर्ष्याओं, डरावने दांत और पंजों वाली, एक दूसरे के मर्मांगों को फाड़ के खाने वाली ईर्ष्याओं का नंगा नाच कभी नहीं देखा था। इनकी जो भाषा है टैगोर जी की काफ़ी क्लिष्ट है, पर आप ध्यान से एक बार वीडियो पूरा देख लीजिए, उसके बाद रिवीजन कर लीजिएगा। आपको टैगोर जी के विषय में, उनके विचार के विषय में कोई भी परेशानी नहीं होगी अगर आपके पेपर में आएगा। यह राजनीतिक सभ्यता वैज्ञानिक है, मानवीय नहीं है। नैतिक आदर्शों का सार्वजनिक रूप से इस प्रकार से उन्मूलन किया जा रहा है, उसकी समाज के हर व्यक्ति पर प्रतिक्रिया होती है, उससे धीरे धीरे दौर्बल्य उत्पन्न हो जाता है जो दिखाई नहीं देता, और अंत में मानव स्वभाव की सभी पवित्र चीज़ों के प्रति हृदयहीन अविश्वास का भाव उत्पन्न होता है, जो सठिया जाने का एक प्रकार से सच्चा लक्षण है। वह सीधे कहते हैं, किंतु शक्ति के गगनचुंबी प्रसादों व खंडहरों को, लोभ की टूटी टूटी मशीनों को पुनः खड़ा कर देना ईश्वर की सामर्थ्य से परे है, क्योंकि वे जीवन के लिए नहीं थी, वे संपूर्ण जीवन का निषेध करने वाली थी। वे इस विद्रोह को भग्नावशेष है जिसने अपने की अनंत से टकरा कर चकनाचूर कर दिया। टैगोर ने अनुभव किया कि पाश्चात्य राष्ट्रों के राजनीतिक आचरण पर अब रूसो और बर्ग के आदर्शवाद का प्रभाव शेष नहीं रह गया। आदर्शवाद जो एक प्रकार से रूसो और बर्ग ने बताया था, वह पाश्चात्य राष्ट्रों के राजनीतिक आचरण में नहीं रह गया था। उन्होंने अपनी मनुष्यता को विज्ञान की वेदी पर बलिदान कर दिया था और राजनीतिक क्षमता की खोज में अपनी सामाजिक संवेदन शक्ति का परित्याग कर दिया था। इसलिए वे पूरे राष्ट्र पर दास्ता लादने में व्यस्त थे। अतः पाश्चात्य राष्ट्रवाद सामाजिक सहयोग और आध्यात्मिक आदर्शवाद के किसी सिद्धांत का प्रतिनिधित्व नहीं करता। वह केवल एक राजनीतिक संगठन है जिसके उद्देश्य अन्य राष्ट्रों का आर्थिक शोषण करना है। टैगोर ने चेतावनी दी कि यह यांत्रिक सभ्यता जो एशिया और अफ्रीका से अनुचित लाभ बटोरने में व्यस्त है, धीरे धीरे विनाश के खड्ड की ओर लुढ़कती जा रही है। रविंद्रनाथ ने गांधी के असहयोग आंदोलन की आलोचना की थी। उन्हें भय था कि ऐसे स्थानीय, संकीर्ण तथा सीमित दृष्टिकोण की उत्पत्ति होगी। उन्होंने जो असहयोग आंदोलन किया था, उससे वह सोचते थे कि इससे क्या होगा, स्थानीय, संकीर्ण तथा सीमित दृष्टिकोण की उत्पत्ति होगी जो विश्व राज्यीय सार्वभौमवाद का विरोध है, जबकि सार्वभौमवाद भारतीय इतिहास की मुख्य धारा रही है। 1921 से 22 में उन्होंने विदेशी वस्त्रों को जलाने के कार्यक्रम का विरोध किया, क्योंकि उनका विश्वास था कि वह जानबूझकर घृणा उत्पन्न करता है। इस प्रकार आपने गांधी जी और टैगोर जी के राष्ट्रवाद के लिए विचार और उनके योगदानों को अच्छे से समझा। यह था आपका चैप्टर। अगला चैप्टर आपका जल्द ही आएगा। आशा करते हैं आपने वीडियो पूरी देखी होगी, क्योंकि क्लिष्ट भाषा है, लोग वीडियो स्किप कर देते हैं, लेकिन यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो थी आपके लिए। आपने अगर पूरी देखी होगी, एक बार रिवीजन कर लेंगे, नोट्स आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको यह समझ में आ जाएगा। जल्दी जल्दी आपके चैप्टर्स आएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत जल्दी हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिससे आने वाली परीक्षा में आपके सभी दोस्तों को भी लाभ हो सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।